तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। एक ही दिन में 2 तेल रिफाइनरियों पर हमला हुआ है। मीना अब्दुल्ला और मीना अल अहमदी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो ईरान भी कुवैत के जो तेल सप्लाई के ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। ये दुनिया को संकट में डालने वाला है। ये तमाम वो देश हैं जो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं और तेल की कीमतों में लगातार आग लगती जा रही है। प्रेरणा ने आपको बताया था कि किस तरह से $112 प्रति बैरल के आसपास ये तेल की कीमतें पहुंच चुकी हैं बाजार के अंदर। और ईरान ने तो धमकी दी थी कि $200 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच जाएगी। और अगली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? अगली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इजरायली सेना का ईरान में बड़ा एक्शन हुआ है। इमाम हुसैन डिवीजन का नया कमांडर ढेर हुआ है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आईडीएफ की कार्रवाई में हसन अली मारवान मारा गया है और अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है। इजरायली सेना का ईरान में बड़ा एक्शन। एक तरफ देखिए लेबनान पर आईडीएफ का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के वित्तीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में कुल 14 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसी बीच इजरायली सेना का ईरान में भी बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। तो महायुद्ध का 20वां दिन आज है और युद्ध भूमि में तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीती रात 9 देशों पर ईरान ने हमला किया और इसमें भी देखिए रास लफान सबसे बड़ा हमला इसे माना गया। कतर ने इसको कहा कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी कि कड़े शब्दों में ईरान की निंदा की जा रही है। तो 24 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम एक तरफ अमेरिका ने लोगों को दे दिया है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर भीषण प्रहार ईरान जो है ईरान के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। तो देखिए ये जो कुछ भी महायुद्ध के बीच हो रहा है 20वां दिन है, इतना तो साफ है कि दुनिया वैश्विक मंदी की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी भी तेल रिफाइनरियां हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। चाहे आप इजराइल की बात करिए या फिर ईरान की तरफ से लगातार रिटेलिएशन देखा जा रहा है। मुस्तफा खामेनेई ने कह दिया है कि हर खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। देखिए 24 घंटे में जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की उसका खात्मा हुआ और ईरान को ये बड़ा झटका लगते ही मानो ईरान बौखला गया और गुस्साए ईरान ने रास लफान पर जो है अटैक किया। अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए, खाड़ी देशों पर ईरानी हमले, कतर के एलएनजी प्लांट को निशाना बनाया गया। एनर्जी मार्केट में हाहाकार इससे मचा है। सीधा इन हमलों का असर जो है वैश्विक बाजार पर भी पड़ता दिख रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। कुवैत बहरीन पर मिसाइलें दागी गई हैं, धधकती हुई देखिए ये तस्वीरें, और साथ ही साथ गल्फ रीजन में दहशत का माहौल है और कुछ इस तरीके से ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम्स का भी इस्तेमाल ईरान कर रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक ताकत का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत केवल एक दर्शक नहीं बल्कि दुनिया का एक जिम्मेदार विश्व बंधु है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति और कुवैत के क्राउन प्रिंस से बातचीत कर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। अब सवाल यह है कि भारत की क्या भूमिका है और क्यों ये पहल वैश्विक स्तर पर अहम मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव की लपटें जितनी तेज हो रही हैं, भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी उतनी ही बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल सबा से फोन पर बात की। पीएम मोदी की शांति कूटनीति क्या है, इससे जुड़ी तमाम बातें आपको बताते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर गहरी चिंता, आतंकवाद और मानवीय सहायता पर चर्चा, व्यापारिक मार्गों और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है।
कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ ही उनकी हालिया उच्च स्तरीय बातचीत थी, जो भारत के लुक वेस्ट नीति की मजबूती को दर्शाती है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचार विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की। हमने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया। होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क आवश्यक है। मैंने कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उधर भारत और अमेरिका के बीच गहराते कूटनीतिक रिश्तों की कड़ी में कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। इस हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद राजदूत सर्जियो गोर ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने साझा किया कि बातचीत के केंद्र में डिफेंस, इंटेलिजेंस और रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस बातचीत के बाद अब बात कितनी बनेगी। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मध्य पूर्व में जारी तनाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है। भारत के लिए अहम क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे जरूरी चीज है भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा। भारत के तेल गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होता है इस इलाके से। इस इलाके में 90 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में लाखों भारतीय हैं। उनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। भारत के संबंध इजराइल से भी मजबूत हैं। अरब देशों के साथ भी गोल्डन एरा में हैं। यही वजह है कि भारत मीडिएटर के तौर पर भरोसेमंद नाम है। प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल के बाद मोर्चे पर उतरे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूएई के शेख ने बात की। अब आपको बताते हैं कि आखिर विदेश मंत्री की इस बातचीत का मुख्य एजेंडा क्या है। तनाव के बीच जयशंकर एक्टिव क्षेत्रीय डी एस्केलेशन, हिंसा को और फैलने से रोकने के लिए साझा रणनीति, समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, जो भारत के व्यापार के लिए जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। आईएमईसी की प्रगति यानी तनाव के बावजूद पर चर्चा को जीवित रखना। डॉक्टर जयशंकर की कूटनीति की खासियत है सटीकता। जहां पीएम मोदी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, वहीं एस जयशंकर ने यूएई के शेख के साथ मिलकर उन बारीकियों पर बात की है जिनसे जमीन पर तनाव कम किया जा सके। जयशंकर की बातचीत इस बात का संकेत है कि भारत केवल शांति की अपील नहीं कर रहा, बल्कि खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है। हालांकि भारत की यह पहल एक बार फिर दर्शाती है कि बदलती वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। भारत की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि भारत ने एक बार फिर कूटनीति के जरिए दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर है, मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल है, भू राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ सज्जाद कारगिली है, ईरान के विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीश दाऊदी है, जो कि मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हैं। दाऊदी साहब, मैं सबसे पहले आज आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ बातचीत, क्या ये भारत की मध्यस्थता की कोशिश है? क्या आपको इस तरह का संकेत मध्य पूर्व से मिला है? क्योंकि भारत ने लगातार ईरान से भी बात की है, भारत मध्य पूर्व के देशों से भी लगातार बात कर रहा है, और कल अजीत डोभाल ने अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर से भी मुलाकात की है। आपको इसकी कोई संभावना दिखाई देती है? मुझे इसकी बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। वो इसलिए दीपक भाई कि भारत एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। इस वक्त अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, 20 दिन हो गए और कहीं क्रूड ऑयल और तेल की कीमत 120 न टच कर जाए, अभी तक 112 तक की रिपोर्ट है, और जो जाने जा रही है जो अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी इस इलाके में फैल रही है, रीजनल किस तरीके से वो ग्लोबल शक्ल ले सकता है, ऐसे में भारत बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। वो इसलिए कि भारत का जो रिश्ता है
चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के उन तमाम कंट्रीज से हो, वो काफ़ी अहम है और इसमें प्रधानमंत्री खुद भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जहाँ तक कुवैत के लीडरशिप से बात करनी हो या यूएई या इस इलाके में किसी भी इससे बात होनी हो, तो कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिलता है कि इस तरफ जो वो तमाम शक्तियां जो ये चाहती हैं कि युद्ध नहीं हो, वो तमाम शक्तियां जो चाहती हैं कि पीस हो, रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे, उस सिलसिले में इसमें जो एक तो शुरुआत होनी चाहिए और किसी न किसी को तो ये शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर भारत इसकी शुरुआत करता है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। वो इसलिए, जैसा मैंने आपसे कहा, कि इस पूरे इलाके में कहीं न कहीं ये देखा जाए तो भारत की जो एक अपनी पकड़ है, जो उसका एक रिश्ता है, और ऐसे में हमारी जो सरकार है उसके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं इस पूरे इलाके से। ठीक है। और साथ-साथ यूएस और उधर जो ईरान की बात कर रहे हैं, उधर तो मध्यस्थता में अभी अगर कोई सबसे अहम रोल अदा कर सकता है तो भारत है। और मैं आपको दोबारा बताऊं कि ट्रिपल डी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो इस इलाके में जो गल्फ के अंदर जो एक रीजनल एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, उसको डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज, चाहे आप सऊदी, यूएई, बहरीन इसकी बात करें, यहाँ विजन है और ये प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और किसी भी ऐसे मामलात में नहीं उलझना चाहते। और अभी तक आप देख ही रहे हैं कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सबके ज़रिए इसी बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये रिटेलिएट करके, प्रोवोक होके इस चीज़ को और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते, बल्कि पेशेंस दिखा के, ऐसा नहीं है कि रिटेलिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें इसका एक ही मकसद है दीपक भाई, कि ये कैसे भी ये एस्केलेट नहीं हो। और आप देखें एनर्जी सेक्टर को जो जिस तरीके से डिटेरिएट कर दिया गया, जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, आप हॉर्मोज की बात कर लें, आप अभी जो गैस और उन प्लांट्स पे जो अटैक्स की बात कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला। आप शेयर मार्केट की सिचुएशन देख सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं, आप जान जाने की सिचुएशन को देख सकते हैं, इंसानियत की भी बात हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। 20 दिन हो गए, अगर इसी तरीके से चलता रहा और इसी तरीके से दोनों में से कोई भी झुकने को नहीं तैयार हुआ और नेबरिंग कंट्रीज से अगर ईरान के रिलेशन और ख़राब होते गए, तो आने वाले दिनों में ये एस्केलेट तो हो ही सकता ठीक है। है। साथ साथ जनरल माथुर के पास चलते हैं। रुक जाइए हाजी साहब, रमी साहब रुक जाइए, आपने अपनी बात कही। अनुज माथुर जी, आपको कहीं लगता है कि बातचीत की गाड़ी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहीं आगे बढ़ रही है? खबर सुनने में आई कि स्टीव विटकॉफ अब्बास अराक्ची के संपर्क में है, क्या आपको यह सुनने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं दीपक, धन्यवाद पहली बात, जय हिंद। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर ये भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत के खिलाफ हैं, ये है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है दीपक कि कहीं बातचीत की गुंजाइश है, तभी उसके बारे में मना हुआ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये बात सही है या नहीं है, ये इसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसकी पूरी पूरी संभावना है। वो संभावना इसलिए है कि ये जो युद्ध है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आप इस बात को बिल्कुल हमको समझने की आवश्यकता है। कल भी इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था। ये जो युद्ध है, अगर अमेरिका या कोई भी जीतता है, वो जीत भी इतनी महंगी कॉस्ट पे आएगी कि आप रिग्रेट करेंगे कि क्यों हमने ये युद्ध जीता। जीत के भी हार के बराबर उसको माना जाएगा, फिर एक विक्ट्री कहलाती है ये। तो जहां एक बात वो, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि क्यों अचानक से आप देखिए कि बातचीत के सिलसिले बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत अकेला देश मुझे लगता है पूरे विश्व में है जिसने इस भीषण संग्राम के दौरान, पूरे संग्राम के दौरान, रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान और बाकी खाड़ी देश जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके साथ अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को कहीं ना कहीं खोल के रखा है। आप आए दिन ये सुनेंगे कि अमेरिका के एम्बेसडर ने आकर के विदेश मंत्री से बात करी, या रूस ने बात करी, प्रधानमंत्री ने कतर में बात करी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि विश्व आज भारत को बैक चैनल डिप्लोमेसी के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर कहीं ना कहीं देख रहा है।
और ये जो हो रहा है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग लगातार कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप अगर मान लीजिए खोल भी देंगे, और उससे पहले आपने कतर में गैस के सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको तबाह कर दिया, सऊदी अरब में प्रोडक्शन यूनिट्स को बर्बाद कर दिया, ये तो उसको खोल करके वहां से लाएंगे क्या? आपको अगर उन चीजों को दोबारा पटरी पर लाने में महीनों लगेंगे, तो वो महीनों तक आपका ये इसको खोलने का भी कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो इस बात को मुझे लगता है दोनों साइड्स इस बात को समझ रहे हैं कि इसका अंत होना चाहिए। तो और आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों साइड समझ रहे हैं जनरल साहब, इसका अंत होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है, मिडिल ईस्ट जंग से शेयर बाजार में हाहाकार है। ये हाहाकार कितना है? सेंसेक्स रिकॉर्ड 2600 अंक गिरा है, निफ्टी में भी करीब 800 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। कई ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिकी शेयर बाजार में जल चुके हैं, और करोड़ों रुपए भारतीय शेयर बाजार में भी जल चुके हैं। सीधे चलते हैं यहां से धीरज कौल जी के पास। धीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत में शेयर बाजार लगातार गिर रहा है, आपको क्या लगता है ये जो ऑयल फील्ड पर, जो ऑयल के प्रतिष्ठान हैं, उन पर हमले का ये इम्पैक्ट आपको दिखाई दिया है शेयर मार्केट के अंदर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत अच्छा मैं आपके पैनलिस्ट बोल रहे हैं। मैं थोड़ा फोकस फाइनेंशियल पे करूंगा बिकॉज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट्स को भी कंसल्ट करता हूं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, ग्रोथ के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है, ऑक्सीजन इज चीप एनर्जी। तो अगर आप कहीं पर भी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको चीप एनर्जी और फ्री फ्लोइंग ऑफ लिक्विडिटी देना पड़ेगा। इस टाइम 3-4 बड़ी समस्याएं वर्ल्ड में दिख रही हैं। एक है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दूसरी रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरी जिस डायरेक्शन में वॉर अब जाने लगी है, इट्स जैसे कि जनरल माथुर ने भी सही बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 30 माइल का एरिया है, उसमें सिर्फ 2 ही माइल हैं जिसके अंदर कंटेनर्स नेविगेट कर सकते हैं। ये एक मिसनोमर है 30 माइल, पर एक्चुअली 2 माइल बहुत छोटा एरिया है, और वहां पे स्मार्ट माइंस बिछी हुई हैं। तो स्मार्ट माइंस जो ईरान ने बिछाई हैं उनको स्विच ऑफ एंड स्विच ऑफ किया जा सकता है। उन्होंने उसको प्रॉपर ट्रैक किया हुआ है कि कहां से किस शिप को जाने देंगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मिसाइल सिस्टम ईरान के हैं वो एक तो बहुत चीप है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। और मुझे तो दिखता है ये वॉर ईरान और अमेरिका नहीं, एक प्रॉक्सी, ईरान एक चाइना की प्रॉक्सी के सेंस में काम कर रहा है। इस टाइम ये चाइना अमेरिका चल रहा है, अगर आप ये देखें तो। दूसरी बात ये है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल्स जो हम यूज करते हैं, वो 2 मिलियन का एक है। 2 मिसाइल लगते हैं एक ड्रोन को नीचे लाने में, तो 4 मिलियन हमारा खर्चा होता है, और ईरान का $15,000 का ड्रोन है, 15 से $20,000 का, अगर आप एडवांस्ड वर्जन उठा लीजिए। तो ये फाइनेंशियली वाइबल है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है। दुबई, आप मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं, फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल एक तरीके का इनवाइट करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को। और दुबई के इस टाइम क्या हाल है, मैं खुद दुबई 1 हफ्ते के बाद मेरी फ्लाइट है वहां पे, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू फ्लाई अगेन, लेकिन वहां पर भी हालात खराब है। इस टाइम पैनिक है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी जनवरी से नीचे डाउन ट्रेंड में है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक इन्फ्लेशन है, दूसरा हमारे जो बॉन्ड्स थे वो डेप्ट, हमारे जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो काफी सरकारों ने बेचने शुरू कर दिए, और डॉलर की वीकनेस आई और सोना बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस इस टाइम शेकन है कि कंपनीज ग्रो भी कर पाएंगी कि नहीं। और अगर आप छोटी साइज की कंपनीज को उठा लिए, मिड साइज और स्मॉल कैप, उनका तो डेवस्टेशन हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका रिपल डाउन इफेक्ट डेफिनेटली दिख रहा है, जो आपको दिखेगा। लेकिन ज्यादा लिक्विडिटी ऑपरेशन, जैसे कि आपने सही मेंशन किया, $1 ट्रिलियन, आज ही हमारा 1.4% नैस्डैक ड्रॉप हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हो रहे हैं इकोनॉमी से, क्योंकि भारत कनेक्टेड है, और हमारे FIIs हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी पैसा पुल कर लिया है। ओवरऑल ये फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी है। आई थिंक आफ्टर कोविड ये सबसे ज्यादा तेज फाइनेंशियल मार हमको इस टाइम दिख रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वॉर है। और अब तीसरी बात जो हो रही है, कि जिसका मुझे जनरल साहब शायद ज्यादा बता पाएंगे, आप ये बात को जानते हैं कि सऊदी की एयरफोर्स, उन्होंने अभी रिप्लेनिश किए कुछ साल पहले वन ऑफ द लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट, और दुबई की भी। अभी तक वो डायरेक्टली इस वॉर में कूदे नहीं है, लेकिन हर दिन पारा गर्म हो रहा है, और उनके लीडर्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया भी देखें कि देयर इज अ लिमिट, दे हैव क्रॉसिंग अ रेड लाइन। आज ही
सबसे बड़ी गैस लाइन के ऊपर अटैक हुआ है, और उसका रिबाउंड में उन्होंने सऊदी, कतर और दुबई के ऊपर अटैक्स किए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके कई विंग्स इस टाइम डिस्ट्रॉयड हैं और अटैक्स हो रहे हैं, और बुर्ज खलीफा एंड एवरी अदर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। तो ओवरऑल ये एक रीजनल वॉर है जो मुझे लगता है ग्लोबल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, रिपल डाउन इफेक्ट दे रही है, ठीक है। और हर दिन ये वर्स्ट सिचुएशन में घुसती जा रही है, और ये हर एक आदमी दुनिया के उसको टच करेगा, और खासतौर पे ऐसे देशों को जो डेवलपिंग इकोनॉमी है और जो फॉरेन ऑयल और एनर्जी पे डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग भारत। तो दीज टाइम्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई विश आई कुड हैव टोल्ड समथिंग बेटर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान का इजराइल पर नया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, और इस हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। तेल अवीव में गूंज रहे हैं सायरन, जिससे लोगों में दहशत है। पिछले कुछ दिनों के अंदर तेल अवीव पर सबसे ज्यादा आक्रमण ईरान ने किए हैं, और वहां का जो सबसे शक्तिशाली आयरन डोम है उसको कई सारी मिसाइल्स और ड्रोन ने जो है भेद दी। आयरन डोम को जो है वो भेद कर तेल अवीव में ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स का जो है वो फटे हैं, और जिससे तेल अवीव के अंदर नुकसान हुआ है। इस बीच सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पड़ोसी देशों पर बेवजह दबाव बना रहा है ईरान। प्रिंस फैसल ने ये कहा है, उनका ये भी कहना है, ना दबाव में आएंगे ना झुकेंगे। सीधे चलते हैं हमारे तमाम मेहमानों के पास। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर है, मेरे साथ सज्जाद कारगिली हैं, ईरान के विशेषज्ञ डॉक्टर आसिफ रमीज दाऊदी है, और मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सुरोही हैं। सज्जाद भाई, क्या ईरान में आपकी बातचीत हो पा रही है? ईरान के अंदर के हालात क्या है? क्योंकि टॉप लीडरशिप का तो पूरा खात्मा हो गया है, और ईरान के पास कितना असला बचा हुआ है, क्या अनुमान है वहां के लोगों का? अनम्यूट कर दीजिए सज्जाद भाई। दीपक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मालूम है कि 2025 में भी एक लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान। 12 दिन का युद्ध था, जिसमें ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एक ही रात में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद भी आपको मालूम है विद इन 24 आवर्स जो है वो दूसरी लीडरशिप इमर्ज हुई, और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त किस्म की एक जंग हुई, 12 दिन की जंग हुई, और बड़ी मुश्किल से फिर जंगबंदी का ऐलान हुआ। इस बार भी ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। ये एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है, और आप जानते हैं कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान के लिए इस वक्त। और ईरान ने बार बार ये वाजे कर दिया था कि हमारे मुल्क पर जहां कहीं से भी, जहां की भी ज़मीन हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी, हम उस मुल्क में अमेरिका के और इजराइल के मफादात को, उनके इंटरेस्ट्स को निशाना बनाएंगे। और जो आपको मालूम है, जिस तरह इन्होंने बैंकों को निशाना बनाया, ईरान ने बैंकों की लिस्ट जारी कर दी, हम बैंकों को निशाना बनाएंगे। जब इन्होंने कल गैस के बहुत बड़े इस रिफाइनरी पे अटैक किया, तो ईरान ने भी विद इन 24 आवर्स उन्होंने कहा कि गल्फ के अंदर जहां से जो अमेरिकन जेट फ्यूल भरते हैं उन एरियाज को अटैक किया जाएगा। तो आप ये जो गल्फ के कंट्रीज है, अरबियन कंट्रीज है, जो 12 मुल्क आज कंडेम कर रहे हैं ईरान के अटैक को, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के और इजराइल के अटैक को जो है वो कंडेम कर सके। तो ये सब कुछ भुगतान है जो अरब देश जो है अमेरिका को और इजराइल को अपना जो जमीन इस्तेमाल करने को इजाजत दे रहे हैं किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपके घर से बाहर किसी शख्स पे पत्थर मारा जा रहा है और वो वापस पलट कर उस शख्स पे पत्थर मारे और आपकी खिड़की टूट जाए, तो फिर आपको शिकायत का कोई हक नहीं रहता। बिल्कुल ईरान अपनी जो है एक डिग्निफाइड एक कंट्री का जो हक होता है उस हक का इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है कल ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां के है अली लारिजानी को असैसिनेट किया गया। रात को वो अपने घर अपनी बेटी के घर में थे, उसको अपने बेटे के समेत जो है कत्ल कर दिया गया। मुझे लगता है ईरान की पॉलिटिकल जो फिगर्स में से एक वो वाहिद फिगर थे जो डिप्लोमेटिकली काफी साउंड थे और प्रैग्मेटिक थे, जिसके साथ बातचीत हो सकती थी। लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त नशे में चूर हैं और वो जो है उनको कुछ नजर नहीं आता है सिवाय अपनी ताकत के। लेकिन अब जब उनके अपने मुफादात खतरे में नजर आ रहे हैं तो वो जो है ईरान को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं कि ईरान अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। वो किसी भी हद तक अपने जो है नेशनल इंटीग्रिटी को बचाने या सॉवरेनिटी को बचाने के लिए आगे जाएगा। और आपको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हो
या फिर इस वक्त जो उनके ईरान के जो एलाइस हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे अभी हुतीस ने जो है वो महाज नहीं खोला है, तो ये एक रीजनल वार की तरफ जाएगा, जिसका पहले से ही ईरान ने जो है कह दिया था। रही बात विद इन ईरान की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अटैक हो रहे हैं। अली लारिजानी को असैसिनेट करने के लिए उस पूरे मोहल्ले को असैसिनेट किया गया, जहां 100 के करीब लोगों की हत्या की गई। और हम देखते हैं कि किस तरीके से स्कूलों को, बैंकों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है विद इन ईरान भी। तो इजराइल और अमेरिका का ये जो एक सिलसिला है हमलों का, जब तक ये थमेगा नहीं तब तक ईरान भी का भी रिटेलिएशन थमेगा नहीं। तो ये जंग इस तरह एक्सपैंड होती हुई चली जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि अरब मुल्कों को ये अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ना करें, आप अपना इब्राहिम लिंकन जहां से लाए हो वहां से आप हमला करें, जिस तरह करना है करें, लेकिन हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर उनकी ज़मीन का इस्तेमाल हुआ तो ईरान बदले में उन इलाकों में हमला जरूर करेगी जहां से उन पे हमले हो रहे हैं। ठीक है, उनकी जमीन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्या ये युद्ध आपको ईरान वर्सेस गल्फ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि गल्फ की ये कंट्रीज अभी तक जो है ईरान पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। आपको ये आने वाले समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमला कर सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 साल यमन के ऊपर हमला किया, 3,77,000 लोगों का इन्होंने कत्ल किया, और आज बोलते हैं कि जो इस्लामिक बरादर देश जो है इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आज इनको इस्लाम नजर आया है। गाजा पट्टी के अंदर 3 साल से नरसंहार हो रहा था, इनका इस्लाम कहाँ गया था? जब ये यमन में चढ़ाई कर रहे थे, राहिल शरीफ की क़यादत में इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज की फौज बनाई थी, इनका इस्लाम कहाँ गया था? जब आज अमेरिकी मुफादात के लिए ये जो एपिस्टीन सिंडिकेट है उसके ऊपर जब हमला हो रहा है, तब इनको इस्लाम नजर आ रहा है, तब इनको नेबर नजर आ रहा है। ये सब जलेंगे अगर इन्होंने अमेरिका का हाथ नहीं रोका। डोनाल्ड ट्रंप एक संकी आदमी है, वो हर हफ्ते में 10 बार बयान बदलता है, आपको मालूम है, और ये कभी इन अरब हुक्मरानों की मदद नहीं करेगा। इनको खुद खड़े होकर के अमेरिका का हाथ रोकना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है सारी चीजें बंद हो जाएंगी। वरना ईरान ने वाज़ेह कर दिया है, IRGC का अभी तक आप देखें कि इनके अंदर मिसाइल सिटीज हैं। ईरान को आप लीबिया नहीं समझ सकते, 20 दिन हो गए हैं, न ये लीबिया बना है, ना अफगानिस्तान बना है, ना वेनेजुएला बना है। मुसलसल हमलों पे हमले किया जा रहा है, जवाब दे रहा है। और जो कुर्बानी का एक जज्बा ईरानियों के अंदर है, आप उसकी हिस्ट्री देखिए, आप उसका कल्चर देखिए, आप उसकी आइडियोलॉजी देखिए, वो कुर्बानियों से घबराते नहीं है। कोई भी लीडर इनका बंकर में नहीं छुपा है। तो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप के पास जा रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हैं, उनसे हट करके अब ये नई जनरेशन के पास लीडरशिप जाएगी, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है कर्नल साहब, कर्नल सिरोही जी, क्या आपको लगता है कि नई लीडरशिप पर जैसे जैसे ईरान की वॉर जाएगी, क्योंकि पुरानी लीडरशिप को तो वाइप आउट कर दिया गया है, अली लारिजानी मारे गए, खामनेई मारे गए, मुज्तबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो रशिया में इलाज करा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या नई लीडरशिप और खतरनाक होगी इस वॉर के लिए? क्योंकि ईरान रुकता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, और मैं साजिद कारगिल साहब की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और मैं उनके साथ 100 नहीं 110% में उनकी बात से पूरा का पूरा जो है एग्री करता हूं। अगर ये लड़ाई जो है अमेरिका ने स्टार्ट करी है, और जिस तरीके से आप लीडरशिप को खत्म कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कंट्री की लीडरशिप को आप खत्म कर रहे हो, जिसका दिल चाहे आप उसको मार देते हैं, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि जी ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और जैसा साजिद साहब ने कहा, ईरान जो है अफगानिस्तान या जो है वेनेजुएला नहीं है। अब ईरानी लोग जो है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनके अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर अपने देश के लिए एक भक्ति है। तो मुझे लगता है जो आने वाली जनरेशन, क्योंकि आप ये नॉर्मल नेचर का वो है कि जो लोग थोड़े उम्र ज्यादा हो जाती है उनमें थोड़ी पेशेंस और टॉलरेंस ज्यादा होती है, लेकिन जो यंग ब्लड होता है उनके अंदर टॉलरेंस और पेशेंस कम होती है। तो जिस तरीके से आप देखिए जो अयतुल्लाह खमैनी थी, उनकी स्टेटमेंट और उनके बाद उनके बेटे की स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। उनमें जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं, और वो एग्रेसिव होनी भी चाहिए। आप एक तरफ तो उनके जो ऑयल फील्ड्स को बर्बाद कर रहे हैं, उनके जो गैस प्लांट्स हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद कर रहे हैं, आम जो जनता है, आम अवाम है, उसको आप मार रहे हैं। और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि ईरान रिटेलिएट नहीं कर रहा, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से ही कर रहा है। जो साजिद साहब ने कहा, ये जो 11-12 कंट्रीज आज रियाद में जिनके फॉरेन मिनिस्टर बैठ के जो है गुहार लगा रहे ईरान को, कि ईरान को चेतावनी भी दे रहे, ईरान को कह भी रहे कि आप हमला रोके, क्यों रोके ईरान हमला,
आपकी जमीन से कोई हमला करता है तो वो क्यों नहीं उसका जवाब देगा? आप में इतना अगर दम है, आप अगर इस्लाम के इतने बड़े जो है खां बनते हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं कहते कि वो यहाँ से अपने मिलिट्री बेसिस को ले जाए या अपनी इस लड़ाई को यहीं पे रोक दे? आप में उनको बोलने का तो दम है नहीं, ईरान के ऊपर हमला करने का दम नहीं है, तो फिर आपको ये तो देखो रिटेलिएशन है, ये टिट फॉर टैट है, इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा भारी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने तो अपने सर पे कफन बांध रखा है। उनको पता है कि या तो मारेंगे या मरेंगे, लेकिन तुम लोग तो जो है जिंदगी भर अयाशी में रहे हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आवाम भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम मोनार्की से देश को चला रहे हो और अमेरिकन के पैसे से और अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट से और अपने तेज से आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। वो ऐशो आराम की जिंदगी अगर आपको जीनी है तो आपको अमेरिकन को वहां से निकालना पड़ेगा, नहीं तो यू हैव टू पे फॉर इट। दीपक जी, ठीक है, आप देखिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हमास का टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर मारा गया है। आईडीएफ ने कमांडर मोहम्मद अबू शाला को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर को मार गिराया है। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट एक्सप्लेनर का। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे हथियार को जिसने युद्ध की तस्वीर बदल दी है। यह है शाहेद ड्रोन, ईरान का कमाल का कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान, इजराइल और अमेरिकी ठिकानों तक ये आज के युद्ध का गेम चेंजर बन चुका है। ये छोटा, सस्ता और घातक ड्रोन अब आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आखिर ये शाहेद ड्रोन क्या है और क्यों दुनिया भर की सेनाएं इनसे चिंतित हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि शाहेद ड्रोन है क्या। लॉइटरिंग म्यूनिशन या कामिकाजे ड्रोन भी इसे कहा जाता है। मूल रूप से ईरान द्वारा विकसित किया गया है। इनका सबसे चर्चित मॉडल है शाहेद 136। ये लगभग 2500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक ये अपने साथ ले जा सकता है। ये ड्रोन अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं, सही समय आने पर लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करता है। एक तरफ से मिसाइल और ड्रोन का मिश्रण है। एक शाहेद की कीमत 20 से 30 हजार डॉलर के बीच होती है। शाहेद ड्रोन को वैश्विक पहचान मिली जब रूस यूक्रेन युद्ध में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। रूस ने इन्हें ईरान से प्राप्त किया और यूक्रेन के पावर प्लांट, शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन ड्रोन की खासियत क्या है? खासियत है इनकी संख्या। एक साथ दर्जनों ड्रोन भेजे जाते हैं जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि आधुनिक युद्ध में ये निर्णायक क्यों हैं? दरअसल शाहेद ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक नई युद्ध नीति का हिस्सा है। इसके निर्णायक होने के 3 मुख्य कारण हैं। आधुनिक युद्ध में ये क्यों निर्णायक है ये हम आपको समझाते हैं। यह स्वॉर्म टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। अकेले नहीं बल्कि झुंड में भेजा जाता है। अगर दुश्मन 10 में से 8 ड्रोन को गिरा दे तो बचे हुए 2 अपना काम कर देते हैं। इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। इसे गिराना बनाने से कहीं ज्यादा महंगा है। दुश्मन की अर्थव्यवस्था को थका देने वाली रणनीति होती है, क्योंकि कुछ हजार का ड्रोन होता है और कुछ मिलियन डॉलर की मिसाइल से इसको गिराया जाता है। आवाज नागरिकों और सैनिकों में डर पैदा करती है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर शाहेद ड्रोन को कैसे रोका जा सकता है और इसे रोकने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। दरअसल शाहेद जैसे ड्रोन अनस्टॉपेबल नहीं है, मगर इन्हें रोकना पारंपरिक मिसाइलों से अलग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब सवाल कि कैसे रोका जा सकता है। एयर डिफेंस मिसाइलें, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और NASAMS गिरा सकते हैं। हर बार इस्तेमाल करना महंगा पड़ता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन की अगर हम बात करें तो तेज फायरिंग गन कम लागत में मार सकती है। शहरों की सुरक्षा में काफी उपयोगी ये है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, GPS सिग्नल को बाधित करके इसको भटका दिया जाता है जिससे कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लेजर और नई तकनीक, कुछ देश हाई एनर्जी लेजर पर काम कर रहे हैं जो सस्ते में ड्रोन को हवा में ही जला सकते हैं। तो साफ है शाहेद ड्रोन केवल एक हथियार नहीं बल्कि युद्ध की नई रणनीति का प्रतीक है। सस्ते, सुलभ और प्रभावी, ये भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदल सकते हैं। इनकी ये क्षमता है। ठीक है, तो हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़े हुए हैं और पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं अमेरिका से, जो एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा नाथ जी,
20 दिन हो गए आज, कहीं दिखाई दे रहा है कि ट्रंप बैकआउट करेंगे? क्या माहौल बनता जा रहा है अमेरिका में, और क्या ऐसा लगता है कि ट्रंप पर दबाव अमेरिकी लोगों का बढ़ता जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पे गंभीर होता जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था प्रेसिडेंट ट्रंप से, वेदर ही इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिटेलिएशन, इरानियन रिटेलिएशन। लेकिन ये इसका ऑब्वियसली आपको आंसर नहीं मिलेगा, और हमें बहुत अच्छी तरह पता है क्यों। ये उन्होंने जानबूझ के वॉर ऑफ चॉइस में घुस चुके हैं। वो आप चाहते हुए भी वो वापस अपने आप को विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ईरान की जो सिचुएशन है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के हिसाब से वो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका का स्पेशली द मागा फैक्शन जो है, जो वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट सुप्रीमेसिस्ट का जो सपोर्टर है प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनके हिसाब से अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है अमेरिका इज द माइट। अमेरिका के पास आपके पास जीडीपी है, आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपके पास मिलिट्री माइट है, तो आप जाके किसी को भी किडनैप कर सकते हो, आप जाके किसी को भी स्लॉटर कर सकते हो, मार सकते हो, रिजीम चेंज करवा सकते हो, और उनके जस्टिफिकेशन में वो आएगी कि बाकी सब जो है वो टेररिस्ट है, बाकी सब जो है वो जीने का अधिकार नहीं है, उनका सॉवरेनिटी का राइट नहीं है, उनका राइट टू डिफेंड का अधिकार भी नहीं है। ये जो एक मेंटालिटी बनी हुई है, दिस इज व्हाट द डेंजर आई एम सीइंग। द रिटेलिएशन का जो ईरान का रिटेलिएशन इज गोइंग टू बी मच लार्जर। आपको एक आंकड़ा बता दूं, post 9/11 America has killed, lower number is 1 million, upper number is 4.5 million people over the years. In 25 years America has killed almost 4.5 million Muslim people in various countries in various wars. मुझे आप बताइए, ये ह्यूमन राइट्स के जो चमचे हैं वो है कहाँ पे है? जो चिल्लाते रास्ते में प्लेकार्ड लेके खड़े रहते वो कहाँ पे है? और जो यूएन है वो कहाँ पे है? उनको आप एबॉलिश कर दीजिए, दूसरा एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट करिए जहाँ पे आपको कोई फायदा मिलेगा, जो जहाँ पे सचमुच में वो लोग रोक सकेंगे ऐसे ह्यूमन राइट्स एब्यूज टैक्टिक्स, जो मारना, काटना, किडनैपिंग और गलत तरीक़े से फ्रेम करना, ये सब बंद होगा। एक ह्यूमैनिटी की तरीक़े से हम एक सोसाइटी बढ़ सकता है। ये ऐसे मेंटालिटी से आप ह्यूमैनिटी के, आप पीस का जो एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलाते हैं वो कभी अचीव नहीं होगा। तो एक दुनिया में अगर एक कोई कंट्री है और एक कोई कम्युनिटी है जो पीस ला सकती है, पीस के बारे में बात कर सकते हैं, वो है हिंदुत्व। लेकिन वो उनका भी कोई, मैं दिखती नहीं हूँ उनका कोई करेज है कि हिंदुत्व भी पीस के लिए बात करे। सिर्फ पीछे पीछे होके और हम वसुधैव कुटुंबकम, अगर आप यही बात दुनिया में फैलाना चाहते हो, आपके जैसे सबसे ज़्यादा लूज़र हमारे लोग होंगे। हमारे लोग बोरिया बिस्तर उठा के बांग्लादेश से निकलेंगे, पाकिस्तान से निकलेंगे, वेस्ट बंगाल से निकलेंगे, केरला से निकलेंगे, कश्मीर से तो निकले हैं, और हर जगह से आप दूसरे ही डायमेंशन में ले जा रही है। पूर्णिमा जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप दूसरे ही डायरेक्शन में डिस्कशन को ले जा रही है। मुझे ये बताइए कि क्या रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से, क्योंकि आप खुद उसकी मेंबर हैं, ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है? ये डिस्कशन हम किसी और दिन कर लेंगे कि हम किस तरीके से, कौन आदमी वर्ल्ड पीस के लिए आगे बढ़ सकता है, ये डिस्कशन किसी और दिन। अभी आप जमीनी सिचुएशन मुझे प्लीज बता दीजिए। हमारे रिपब्लिकन पार्टी में मागा फैक्शन ने टेक ओवर कर लिया। जो रिपब्लिकन, जो मॉडरेट रिपब्लिकन है, सेंटर टू राइट रिपब्लिकन है, जैसे मैं जैसे हूँ, हमें निकालने की कोशिश करा जा रहा है। कोई भी आज तक जो बात किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुई है, उनके लाइफ बर्बाद करा जा चुके हैं। उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, उनको पोस्ट छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनको लिटरली उनका मागा को उनके पीछे लगाया जा रहा है, मिलिशिया को, कि उनका पद छोड़े। तो ये सिचुएशन इज द रियलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिसेंट को साइलेंस करा जा रहा है, यहाँ पे मीडिया को कंसोलिडेट करा जा रहा है। अगर मीडिया को धमकाया जा रहा है, ब्रेंडन कार जो एफसीसी का
का चेयरमैन ने वो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, लिटरली वो बोल रहे हैं कि अगर वो ईरान की युद्ध का सिचुएशन सही तरह नहीं दिखाएंगे, ब्रॉडकास्टर को उनको लाइसेंस भी खोना पड़ेगा। ये सिचुएशन आ चुकी है यहाँ पे। सो मेरा पॉइंट आपको ये है कि फैशिज्म का जो चेहरा है अमेरिका में दिख रहा है, एंड दैट इज द डेंजर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू एज वेल, दीपक जी। सो ठीक है। आई एम नॉट जस्ट वरीड अबाउट कि सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी उसको ऑब्वियसली यूज करेंगे 2026 नवंबर इलेक्शन में, लेकिन हमारे जैसे लोग जो कॉन्शियसली इस युद्ध को हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे जैसे लोगों को भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। हमें पता नहीं है हमें कब उड़ा देंगे, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। कर्नल संजीव सुरोज जी आपका, पूर्णिमा नाथ जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आपका, दोनों काम से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 20वें दिन बाद ये जंग और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि अगर ऑयल का यानी तेल का यानी ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खत्म हुआ तो उसको सुधारने में, उसको मेंटेन करने में, उसको फिर से चालू करने में महीनों लग जाएंगे, और उसके बाद दुनिया पर जो ऊर्जा संकट आएगा उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, और जिससे मंदी आने का खतरा बढ़ जाएगा, जिसके चलते ये जंग और खतरनाक होती जा रही है।